नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, आज हम इस टॉपिक को अपना कंप्लीट करेंगे और कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी बिंदु आवेश के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसको हम गॉस के नियम का उपयोग करके कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम पढ़ने वाले हैं आज। दूसरा आज का जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दूसरा हमारा एप्लीकेशन होगा, अगर कोई एक रेखीय आवेश घनत्व एक तार है अनंत लंबाई का, तो उस तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज का आखिरी जो एप्लीकेशन रहेगा जो इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीनों ही एप्लीकेशन आज 1 by 1 हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और जिन लोगों ने भी इस लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने गॉस की थ्योरम को एक्सप्लेन किया था, तो वो यूट्यूब पर सर्च करें फिजिक्स क्लासेस विद अमित पांचाल सर और गॉस के थ्योरम का जो वीडियो लेक्चर था उसको देखें। उसके बाद ही आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गॉस के प्रमेय का सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है हमारा, सबसे पहला अनुप्रयोग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक व्यंजक हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई धनावेश है Q, एक धनावेश Q है जो किसी माध्यम में कहां पर रखा है, बिंदु O पर रखा है, ठीक है। अब इस बिंदु O से या इस धनावेश Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है गॉस की प्रमेय से, तो हम क्या करते हैं, हम इस बिंदु P से होते हुए एक गोलीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। हम एक ऐसे गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है R और जिसका केंद्र क्या है O, और जो गोलीय पृष्ठ इस बिंदु P से होकर क्या है, गुजर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो गोलीय पृष्ठ होगा और जो बिंदु P होगा वो गोलीय पृष्ठ पर ही क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इस गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इस गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो गॉसीय पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर संपूर्ण समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, फाई बराबर संपूर्ण समाकलन E डॉट ds cos थीटा। यहां पर एक cos थीटा क्या है, यहां पर जो थीटा है, जहां थीटा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds के बीच का कोण है, अगर आप इस प्रश्न पे देखें तो यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश है, सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के बीच का कोण कितना है, थीटा है। यदि गॉसियन पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश Q से समान दूरी पर उपस्थित है तो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर हम डायग्राम में देखें, यहां पर डायग्राम में अगर आप देखें तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds के बीच कोण कितना है, 0 है। दोनों क्या है, दोनों, क्योंकि दोनों अनुदिश हैं। तो cos 0 बराबर 1। तो गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर संपूर्ण समाकलन E डॉट ds। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E संपूर्ण समाकलन ऑफ ds, ये हो जाएगा। तो इस पूरे गोलीय पृष्ठ का अगर आप संपूर्ण समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अगर किसी r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ का अगर हम संपूर्ण समाकलन करते हैं तो वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। चूंकि संपूर्ण समाकलन ऑफ ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण समाकलन करने पर उसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, वो कितना आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर कितना हो गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से हमें पता है कि फाई बराबर कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं और हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हम दोनों समीकरणों की तुलना करा देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों समीकरणों की हम तुलना कराते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम क्या निकालेंगे, E का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, E बराबर ये 4 पाई आर स्क्वायर कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पर ये Q क्या है, किसी भी गॉसियन पृष्ठ में, किसी भी बंद गॉसियन पृष्ठ में रखा हुआ आवेश। तो यहां पर हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कर लिया, व्यंजक ज्ञात कर लिया। और यहां पर ये Q क्या है, बंद गॉसियन पृष्ठ में रखा कुल आवेश। तो E बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। और इसकी जो दिशा होती है, इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहती है वो सदैव इस गोलीय पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना अगला अनुप्रयोग सीखेंगे। तो गॉस की प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है हमारा अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या माना, सबसे पहले हमने माना AB एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक AB है, एक AB अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व या इसकी एकांक लंबाई के आवेश का जो मान है वो कितना है, लैम्डा। यानी इसका मतलब होता है इसकी 1 मीटर लंबाई का जो आवेश है वो कितना होगा, लैम्डा होगा। ठीक है, इसके बाद हमें इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश से r दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने माना कि जो एक AB अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है, और इस P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। हम मानते हैं कि इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। तो हमने क्या किया, इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश AB के चारों ओर L लंबाई के और R त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की क्या की, रचना की। हमने ऐसी कल्पना कर ली कि ये जो अनंत लंबाई का रेखीय आवेश AB है, ये एक L लंबाई के और R त्रिज्या के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से क्या है, घिरा हुआ।
तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से कुल कितना आवेश घिरा हुआ है? चूंकि हमें पता है कि इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश की 1 मीटर लंबाई का आवेश कितना है, लैम्डा है, तो पूरी लंबाई का आवेश कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो इस गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश घिरा हुआ है टोटल, Q बराबर लैम्डा इंटू एल। तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स जो गॉसियन पृष्ठ से गुजर रहा है, फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ठीक है, अब इस फाई को हम क्या लिख लें, फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और सूक्ष्म क्षेत्रफलीय वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो इस पूरे का अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफलीय समाकलन करेंगे, जिसे हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, तो ये पूरा जो गॉसियन पृष्ठ ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है S1 पृष्ठ, S1 गॉसियन पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है। तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर जो S1 पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत रखा हुआ है। तो इस S1 जो पृष्ठ है उस पर जो क्षेत्रफलीय सदिश होगा और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होंगे, एक दूसरे के अनुदिश होंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds अनुदिश है। क्या है, अनुदिश, दोनों एक ही दिशा में है। इस वजह से यहां पर थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक इसी प्रकार S2 और S3 गॉसियन पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखे, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखे हैं। तो इस स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 बराबर क्या होता है, 0, क्योंकि S2 और जो S3 पृष्ठ है, इन S2 और S3 पृष्ठ कैसे रखे हुए हैं, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश उपस्थित हैं, अनुदिश उपस्थित हैं। तो इस S2 और S3 पृष्ठ के जो क्षेत्रफलीय सदिश हैं और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 90। तो cos 90 बराबर क्या होता है, 0। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 E डॉट ds cos थीटा प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 E डॉट ds cos थीटा प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 E डॉट ds cos थीटा। हम तीनों जो हमारे पृष्ठ है उन तीनों पृष्ठों के अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल का समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सरफेस E डॉट ds cos थीटा। ऐसे ही हम दूसरे पृष्ठ का भी संपूर्ण समाकलन करेंगे और तीसरे पृष्ठ का भी संपूर्ण समाकलन करेंगे। तो क्या होगा, फाई बराबर
क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 E ds। पहले पृष्ठ में थीटा कितना है cos 0 प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 E डॉट ds cos 90, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए हमारा थीटा का मान क्या था 90, हम अभी निकाल चुके हैं। पृष्ठ S2 और S3 गॉसियन पृष्ठ में थीटा का मान कितना है 90 डिग्री प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 E डॉट ds cos 90। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 E डॉट ds cos, यहां पर क्या था 0 था और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 E डॉट ds cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 E डॉट ds इंटू 0। तो यहां पर क्या बचेगा 5 बराबर, तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो कुल वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा वो क्या बचेगा 5 बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 E डॉट ds, क्योंकि ये जो दोनों पृष्ठ हैं ये वैद्युत क्षेत्र के क्या रखे हैं अनुदिश रखे हुए हैं और इन दोनों पृष्ठों से होकर कोई भी वैद्युत फ्लक्स होकर नहीं गुजरेगा, केवल S1 पृष्ठ से ही वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। उसका रीजन है कि जो S1 पृष्ठ है आपका वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है लंबवत रखा हुआ है और संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स है वो केवल S1 पृष्ठ से ही होकर गुजरेगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 ds। तो इस इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का अगर हम संपूर्ण समाकलन कर देते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 बराबर E 2 पाई RL, क्योंकि किसी भी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का अगर आप संपूर्ण क्षेत्रफलीय समाकलन करते हैं तो वो 2 पाई RL के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई RL। तो हम जानते हैं, तो गॉस की प्रमेय से हमें क्या पता है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं 5 बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 1 ले लीजिए और इसको 2, और इन दोनों समीकरणों की हम क्या कराएंगे तुलना करा देंगे। तो इन दोनों समीकरणों की हम क्या कराएंगे तुलना कराएंगे, तो क्या आ जाएगा E 2 पाई RL इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या आ जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2 पाई R इंटू L। हमें पता है तो लैम्डा बराबर क्या होता है Q अपॉन L, ठीक है। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी Q बराबर लैम्डा इंटू L, ठीक। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L क्या होता है लैम्डा होता है, इंटू क्या लिख देंगे लैम्डा, या फिर Q की वैल्यू है अगर आप यहां पर लैम्डा L करेंगे तो L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां पर क्या आ जाएगा लैम्डा। तो E बराबर कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया। किसी भी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, जहां पर लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं और जो है गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग, ठीक है।
तो गॉस के प्रमेय का तीसरा जो अनुप्रयोग है और आज के इस लेक्चर का जो आखिरी अनुप्रयोग जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो है हमारा अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तीसरे अनुप्रयोग को भी हम पढ़ते हैं, कैसे एक चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे। तो उसको हम समझते हैं। अगर सपोज करिए हमने किसी चालक प्लेट को आवेश दिया, अगर हम किसी चालक प्लेट को आवेश देते हैं तो वो जो आवेश होता है वो प्लेट पर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फैल जाता है, वितरित हो जाता है। लेकिन वो जो आवेश होता है प्लेट के अंदर नहीं जा सकता, चालक प्लेट के अंदर नहीं जाता, चालक प्लेट के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसीलिए चालक प्लेट के जो भीतर होता है वो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि कोई भी आवेश चालक प्लेट के भीतर नहीं पहुंच पाता, वो पूरा का पूरा उसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो इसी आवेशित चालक प्लेट के कारण अगर इसके बाहरी पृष्ठ से कोई बिंदु r दूरी पर स्थित है, यहाँ पर एक बिंदु P है जो इस आवेशित चालक प्लेट से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एक आवेशित चालक प्लेट है जिसका पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसका आवेशित पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा। और इस प्लेट के कारण हमें r दूरी पर, इस जो प्लेट है इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इस प्रकार के गॉसियन पृष्ठ, एक इस प्रकार के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका S1 पृष्ठ बिंदु P पर स्थित है और इसका S2 एक और सूक्ष्म पृष्ठ है, वो क्या है, चालक प्लेट के भीतर उपस्थित है। हमने एक ऐसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जिसका सूक्ष्म S1 पृष्ठ बिंदु P पर स्थित है, यहां दिख रहा है आपको S1 पृष्ठ बिंदु P पर है, और S2 जो पृष्ठ है वो चालक प्लेट के भीतर स्थित है। यदि इस जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कितना है, S। इसका जो अनुप्रस्थ भाग है, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया, S है। कितना है, S। और इस चालक प्लेट का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो इस चालक प्लेट से घिरे हुए कुल आवेश का मान कितना होगा, Q बराबर सिग्मा इंटू S। और जहां पर जो S है, या ये वाला जो S है, ये इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू S। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं S क्या है, यहाँ पर इस अनुप्रस्थ भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, इस अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds। तो फाई बराबर कितना होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds cos थीटा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और इस समीकरण 2 को हल करने के लिए, इस समीकरण 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ को, गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में तोड़ देते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण 2 को हल करने के लिए जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, हम इसको 3 भागों में अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहला भाग S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पृष्ठ है, तो पहला पृष्ठ S1, जहां थीटा का मान कितना है, जहां थीटा का मान 0 है। क्यों, क्योंकि S1 जो पृष्ठ है, इस S1 पृष्ठ पर अगर आप एक क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, यहाँ जो S1 पृष्ठ दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम एक क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे और यहाँ पर जो वैद्युत
क्षेत्र वेक्टर की दिशा है। यहाँ पर दोनों भी क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर की दिशा क्या है, समान है, एक दूसरे के अनुदिश है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो S1 पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत स्थित है। इस स्थिति में थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो cos थीटा, तो cos 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ S2 चालक के भीतर उपस्थित है, भीतर उपस्थित है, और इस स्थिति में S2 पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। क्योंकि अगर कोई पृष्ठ जो है वो अगर चालक पृष्ठ के भीतर उपस्थित होता है तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। और जो हमारा तीसरा पृष्ठ है, तीसरा पृष्ठ S3, यहां पर थीटा क्या है, 90 डिग्री। क्योंकि अगर आप S3 पृष्ठ को देखें तो S3 पृष्ठ पर डाले गए क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना है, 90। अगर तीसरे पृष्ठ को आप देखें तो तीसरे पृष्ठ पर अगर हम एक क्षेत्रफल सदिश खींचें ds वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि इस वाले पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स होकर नहीं गुजरेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं की सहायता से अपने समीकरण 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटाते हैं हम यहां पर। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, फाई बराबर संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन E डॉट ds cos थीटा। क्योंकि हमने पूरे संपूर्ण पृष्ठ को 3 भागों में बांट दिया था, तो फाई बराबर संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S1 E ds cos थीटा प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन दूसरे पृष्ठ का E ds cos थीटा। इसी प्रकार तीसरे पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो E ds cos थीटा। अब तीनों पृष्ठों का संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन करने पर क्या आएगा, हमने देखा है संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S1 E ds cos, और यहां पर पहले पृष्ठ के लिए थीटा का मान कितना है, 0 है। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन S2, चूंकि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूसरे पृष्ठ में वो क्या है, 0 है, ds cos 0 प्लस संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन तीसरे पृष्ठ का अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या है, E ds, और तीसरे पृष्ठ के लिए थीटा का मान कितना दिया गया हमारा, 90 डिग्री। एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए, हमने इस पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसको मैंने क्या करा, तीनों पृष्ठ में बांट लिया। पहले पृष्ठ में हमने देखा जो पहले पृष्ठ से थीटा का मान हमें मिला वो क्या था, 0 डिग्री था। दूसरे पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी, क्योंकि जो आपका दूसरा पृष्ठ था वो चालक के भीतर उपस्थित था। और जो तीसरा पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है, अनुदिश रखा हुआ है, इसलिए यहां पर थीटा का मान क्या है, 90 है। तो ये जो आपकी वैल्यू हो गई ये भी 0 हो गया। इसी प्रकार जो आपका पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है वहां से भी कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो ये 0 हो गया। क्या बचा हमारा, फाई बराबर किसी भी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 E डॉट ds, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, फाई बराबर E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 ds। तो फाई बराबर कितना आ गया, E डॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस 1 ds। ये जो सरफेस है, ये जो पृष्ठ है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना माना था मैंने बताया था कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हम लोगों ने S माना था। तो कितना आ जाएगा, फाई बराबर E into S, क्योंकि इस जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे सरफेस S1 का, सरफेस S1 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले भी मान चुके हैं कि ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है इसका पूरा क्षेत्रफल कितना माना था हम लोगों ने, S माना था। तो अब इसको हम मिटाएंगे और आगे लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, फाई बराबर क्या आ गया, E इंटू S। इसको समीकरण 3 ले लीजिए। गॉस की प्रमेय से आपको क्या पता है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हमें पता है फाई बराबर कितना होता है, Q
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अगर हम समीकरण 3 और 4 को क्या करें, 3 और 4 को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, दोनों की हम तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू एस। तो यहां से E बराबर क्या निकल आएगा, Q अपॉन एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका जो Q अपॉन एस होता है ये किसके बराबर होता है, चूंकि Q अपॉन एस बराबर होता है सिग्मा, इसको ही हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और इसका मान क्या होता है, Q अपॉन एस, ठीक है। यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, किसी भी पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। दोबारा डेफिनेशन सुन लीजिए, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर, इस समीकरण को हम यूज करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी भी प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता। तो यहाँ पर ये जो तीनों अनुप्रयोग थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। इस गॉस के प्रमेय के जो बाकी बचे अनुप्रयोग हैं उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिन भी विद्यार्थियों ने या स्टूडेंट्स ने हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने गॉस के प्रमेय को समझाया था, उसको अगर नहीं देखा हो तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को आप लोग समझिए। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।